नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिब्लियोफाइल स्टडी सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज की इस क्लास के अंदर अपन देखने वाले हैं जो आपका मॉक टेस्ट नंबर 4 है उसके सॉल्यूशन। तो देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस आपके आए थे इसके अंदर। पहला हमारा इस मॉक टेस्ट का क्वेश्चन ये है कि जो डेप्रिसिएशन होता है वो किसके इक्वल होता है, मूल्यह्रास किसके इक्वल होता है। देखो, एक मैं आपको कॉन्सेप्ट ही समझा देता हूँ जो बहुत बार आपने देखा होगा मॉक टेस्ट वगैरह में, एग्जाम में आपके आया हुआ है। तो मैं एक कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ आपको। ये कॉन्सेप्ट है आपके दोस्तों नेशनल इनकम का। किसका कॉन्सेप्ट है? ये कॉन्सेप्ट है आपका नेशनल इनकम का। क्या कॉन्सेप्ट है? थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन सुन लो पहले। देखो नेशनल इनकम में आपने देखो कई बार वर्ड लिखा आता है ना, जीडीपी एमपी या एनएनपी एफसी या एनडीपी एमपी, ठीक है, इस तरीके से लिखा आता है। कुछ भी लिख दो, जीएनपी एमपी, कुछ भी इस तरीके से लिखा हुआ आता है। बहुत सारे ऐसे टर्म्स आते हैं, सब किसी न किसी रूप से राष्ट्रीय आय को परिभाषित करते हैं ये टर्म्स। तो ये होते क्या है, इसको समझे कैसे, तो मैं आपको बताता हूँ। तीन शब्द होते हैं दोस्तों। देखो, ये आगे वाला, ये पीछे तो सब में प्रोडक्ट पी फॉर प्रोडक्ट होता है, उसको छोड़ो। फिर ये नीचे की तरफ ये होता है, या एमपी मिलेगा या एफसी। तो दोस्तों तीन टर्म होती है। पहले हमेशा या तो आपको मिलेगा जी या फिर आपको दोस्तों मिलेगा एन। देखो, या तो क्या मिल रहा है आपके इसमें, देखो जी, यहां क्या मिला आपको एन, यहां क्या मिला आपको एन, और इसमें पहला टर्म क्या, जी। तो फिक्स है, पहली टर्म या तो आपको जी मिलती है या फिर क्या मिलती है, एन। बीच वाली जो अगली टर्म होती है वो फिक्स है, आपको कभी एन मिलेगी या फिर कभी क्या मिलेगी, डी। देखो यहाँ क्या डी है बीच में, यहाँ क्या एन है, यहाँ डी है, यहाँ क्या एन है, ठीक है। और जो तीसरी टर्म होती है जिसको नीचे की तरफ स्मॉल फॉन्ट में लिखते हैं, ठीक है, वो या तो मिलेगा एमपी, देख लो, या फिर मिलेगा आपको क्या, एफसी। बस ये तीन ही टर्म है, इनको समझना जरूरी है। देखो दोस्तों, G4 होता है ग्रॉस। G4 क्या होता है, ग्रॉस, हिंदी में बोले तो सकल, ठीक है। N4 क्या होता है दोस्तों, नेट। N4 क्या होता है, नेट, बोले तो निवल, शुद्ध। बीच में कभी n मिल जाए दोस्तों तो इसका n का मतलब होता है दोस्तों नेशनल। इस n का मतलब क्या होता है दोस्तों, इस n का मतलब होता है नेशनल, बोले तो राष्ट्रीय। और बीच में कभी d मिल जाए दोस्तों तो D4 होता है डोमेस्टिक। D4 डोमेस्टिक बोले तो क्या होता है दोस्तों, घरेलू। MP कभी दोस्तों मिल जाए तो MP का मतलब होता है मार्केट प्राइस। और दोस्तों FC का मतलब होता है फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, अब इसको मैं समझाता हूं आपको। देखो दोस्तों, G4 क्या है दोस्तों, ग्रॉस। N का मतलब क्या होता है, नेट। अगर पहले कभी ये वर्ड मिल जाए, तो ग्रॉस का मतलब क्या होता है, सब कुछ, नेट मतलब एकदम शुद्ध। तो इतना तो तय है ना दोस्तों कि अगर सब कुछ से एकदम आप शुद्ध की तरफ आओगे तो कुछ ना कुछ चीज क्या करनी पड़ेगी, माइनस। लेकिन अगर एकदम शुद्ध चीज से सब कुछ की तरफ जाओगे तो कुछ ना कुछ इसमें क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो एक चीज डन है, कभी G से N की तरफ आओ तो माइनस कर देना, N से G की तरफ जाओ तो क्या कर देना, प्लस। यहां N का मतलब क्या है, नेट है। बीच में कभी N या D मिल जाए तो क्या ये क्या होता है दोस्तों, देखो N का मतलब था नेशनल। नेशनल का मतलब यहां पर देश नहीं है, यहां सिर्फ देश के लेवल पर, जैसे इंडिया की ज्योग्राफिकल बाउंड्री की बात करें तो इसको तो बोलेंगे डोमेस्टिक। क्या बोलेंगे, डोमेस्टिक। लेकिन कोई ऐसे भी तो लोग होते हैं जो इंडिया के बाहर रह रहे हैं लेकिन उनका सेंटर ऑफ इंटरेस्ट इंडिया, या कमा के पैसा कहां भेज रहे हैं, अपने इंडिया भेज रहे हैं। तो इंडिया के अंदर जितने लोग हैं उनकी इनकम को जोड़ दो तो वो है डोमेस्टिक लेवल पर। लेकिन बाहर जो रह रहे हैं दूसरे देशों में, लेकिन वो भी अपने इंडिया पैसा भेज रहे हैं, उन पैसों को भी जोड़ दे तब जाके बनती है कौन से लेवल की इनकम, नेशनल लेवल की इनकम। तो नेशनल से डोमेस्टिक आओगे तो क्या करना पड़ेगा, माइनस। लेकिन अगर डोमेस्टिक से नेशनल की तरफ जाओगे तो कुछ चीजें क्या करनी पड़ेगी, प्लस। ठीक है, मार्केट प्राइस और अगला क्या है, फैक्टर कॉस्ट। इस पे बाद में आते, पहले इन दोनों को समझो। अब सवाल पैदा होता है, जब मुझे ग्रॉस से नेट की तरफ आना है तो किसको मैं माइनस करूं, तो उसको बोलते हैं डेप्रीशिएशन। क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको बोलते हैं डेप्रीशिएशन, हिंदी में बोले तो मूल्यह्रास। अब मतलब क्या होता है मूल्यह्रास का, इसका मतलब होता है दोस्तों एक किसी पर्टिकुलर ईयर के अंदर, अकाउंटिंग ईयर के अंदर, हमारी जितनी भी इकोनॉमी में मशीनरी लगी हुई है, जितनी भी अर्थव्यवस्था में मशीनरीज लगी हुई है, उसके रख रखाव के जो उन पर पैसा खर्च करते हैं। जैसे आपने खेती बाड़ी के लिए ट्रैक्टर लिया, तो ट्रैक्टर लिया वो तो आपका खर्चा हुआ, लेकिन अब ट्रैक्टर आज जैसे 5 साल बाद भी वैसा ही थोड़ी रहेगा, उसके पुर्जों में कुछ ना कुछ दिक्कत आएगी। तो उसके रख रखाव के लिए अपन मेंटेनेंस के लिए जो खर्चा करेंगे ना, वो तो एक खेत के लेवल की बात होगी। सेम टू सेम ऐसे पूरी अर्थव्यवस्था में जितनी भी मशीनरीज है उसके रख रखाव के लिए जो पैसा खर्च होता है उसको जनरली अपन डेप्रिसिएशन में काउंट करते हैं। मैं शॉर्ट में आपको बता रहा हूं, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको, मूल्यह्रास बोले तो डेप्रिसिएशन। तो अब याद रखना, जिंदगी में कभी ग्रॉस से अगर नेट लेवल पे आना है तो किसको माइनस करोगे, डेप्रिसिएशन को। या नेट से ग्रॉस की तरफ जाना है तो डेप्रिसिएशन को क्या करोगे, प्लस करोगे, खत्म।
बीच में क्या है नेशनल और ये क्या है डोमेस्टिक। तो मैंने अभी बताया ये नेशनल और डोमेस्टिक का क्या सीन है, ये फर्क केवल किसका है, डोमेस्टिक का मतलब देश की ज्योग्राफिकल भौगोलिक सीमा के अंदर रहने वाले जितने भी लोगों की आय है उसको अगर आप जोड़ोगे तो वो है डोमेस्टिक लेवल की इनकम। लेकिन वो लोग जो देश के बाहर काम करते हैं और देश के बाहर में एब्रॉड में काम करते हैं उनकी फैक्टर इनकम को, उनकी इनकम को अपन ने जोड़ा तो दोस्तों फिर आप पहुंच जाओगे किस पर, नेशनल लेवल पर। तो यहां किसको प्लस माइनस करना है दोस्तों, यहां प्लस माइनस करना, इसको अपन शॉर्ट में बोलते हैं NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। आप समझ गए ना, ये इसका मतलब क्या NFIA का मतलब वो लोग जो देशों के बाहर रह रहे हैं, हमारी देश भौगोलिक सीमा के बाहर रह रहे हैं लेकिन उनका रुचि का केंद्र कहां है, खुद उनका अपना देश है। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, एब्रॉड का मतलब समझते हो ना, विदेश। ठीक है, तो यहां किसको प्लस माइनस करना है, अगर नेशनल से डोमेस्टिक आना है, अगर नेशनल लेवल नहीं आपको डोमेस्टिक लेवल चाहिए तो नेशनल से डोमेस्टिक आना है तो फिर माइनस करो, और अगर डोमेस्टिक से नेशनल की तरफ जाना है तो फिर क्या करो, प्लस करो। भाई डोमेस्टिक लेवल की तो इनकम है ही है लेकिन मुझे नेशनल लेवल की तरफ जाना है तो फिर मुझे प्लस करना पड़ेगा किसको, NFIA को। डोमेस्टिक में अगर NFIA वाला पैसा जोड़ दिया तो नेशनल लेवल की इनकम बन जाएगी, लेकिन अगर नेशनल लेवल की इनकम में अगर आपने NFIA वाला पैसा हटा दिया तो फिर आपकी डोमेस्टिक लेवल की इनकम बन जाएगी। अगला है मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट। देखो दोस्तों, मार्केट में जिस कीमत पर वस्तु बस फाइनली बिक रही है वो है मार्केट प्राइस। जैसे समझो मैं एक बिस्किट बनाने, मेरे पास एक फैक्ट्री है बिस्किट बनाने की, मेरा एक बिस्किट का पैकेट है जो मुझे पड़ता है भाई साहब 6 रुपए में, पूरा उस 6 रुपए में सब कुछ आ गया, उसके ऊपर खर्चा, मेरा प्रॉफिट भी इसमें। भाई अगर मैं जैसे 6 रुपए में अगर बेचने जाऊं ना तो पता चले मेरे को इसमें 2 रुपए क्या बचे, इस बिस्किट के पैकेट में फायदा हो, समझ रहे हो ना। तो प्रॉफिट भी फैक्टर कॉस्ट हमेशा क्या होता है, काउंट होता है। मतलब मैं अगर 6 रुपए में बेचने जा रहा हूं ना बिस्किट को तो मेरे को कोई नुकसान नहीं हो, लेकिन मैं जैसे 6 रुपए में बेचने गया मार्केट में बिस्किट, सरकार ने बोला रुक रुक रुक, कहां बेचने जा रहा है, मैं भाई मार्केट में जा रहा हूं, क्या बेच रहा है बिस्किट, कितने रुपए का, 6 रुपए का, लेकिन रुक 6 में नहीं बेचेगा, क्यों, मैं टैक्स लगाऊंगा इस बिस्किट के ऊपर, कितने रुपए, 4 रुपए टैक्स लगाऊं, 4 रुपए, हाँ लगा दो। तो अब बिस्किट की कीमत कितनी होगी दोस्तों, 4, 6 + 4 कितनी होगी, 10। तो अब मैं मार्केट से कितने वसूलूंगा, 6 ही वसूलूंगा, क्यों भाई, मैं थोड़ी टैक्स का पैसा वसूलूंगा, टैक्स लगाया तो गवर्नमेंट ने मेरे ऊपर है, मैं उस बिस्किट बनाने वाली फैक्ट्री का मालिक हूं, मतलब है ना, मैं बोलूंगा मैं तो ये पैसा, मैं तो भाई सीधा अब मैं 6 में नहीं बेचूंगा, अब मैं ग्राहकों को बेचूंगा 10 रुपए में। बात आई समझ में। तो दोस्तों 10 रुपए क्या है, मार्केट प्राइस है, 6 रुपए क्या है दोस्तों, फैक्टर कॉस्ट है। कंफ्यूज मत होना, इसमें मेरा प्रॉफिट वगैरह सब 6 रुपए में ही है। कभी कभी मूर्ख होता है, मूर्खों को लगता है मार्केट प्राइस में से फैक्टर कॉस्ट हटा दो, ये जो 4 रुपए ये प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट नहीं है, प्रॉफिट तो इन 6 रुपए में ही था। बात आई समझ, ये 4 रुपए क्या है दोस्तों, ये तो केवल टैक्स है। और हम जानते हैं वस्तु और सेवा पर जो टैक्स लगते हैं वो कौन से टैक्स होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स शुद्ध रूप से बोले तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स, नेट इनडायरेक्ट शुद्ध रूप मतलब इसमें सब्सिडी हटा के नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो अब आप पता चल गया होगा मुझे लगता है आपको कि मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट में फर्क होता है दोस्तों, किसका, यहां फर्क होता है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, निवल अप्रत्यक्ष कर, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, आपका इनका फर्क होता है। तो अब बताओ मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट की तरफ आना है तो माइनस करना पड़ेगा, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस की तरफ आना है तो प्लस करना पड़ेगा, किसको, नेट इनडायरेक्ट टैक्स को। तो बताओ पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया अच्छे से, ठीक है। अब आप देखो क्वेश्चन क्या पूछना चाहता, अब ऐसे क्वेश्चन क्या हर मॉक टेस्ट में आते, इसलिए आज मैंने समझा के डंडा ही खत्म कर दिया। अब आज के बाद इस टाइप का क्वेश्चन आएगा आपका गलत नहीं होना चाहिए। अब बताओ, अब हमसे पूछा है कि बताओ जो डेप्रीशिएशन होता है, जो मूल्य ह्रास होता है वो किसके बराबर होता है, तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, मतलब ये क्या बन गया, GNP में से माइनस कर दो नेट नेशनल प्रोडक्ट NNP। तो बताओ ये तो P प्रोडक्ट कोई मतलब ही नहीं, छोड़ो, ये यहां भी N है, नेशनल है, ये भी नेशनल है, छोड़ो, ये G है और ये N है, ग्रॉस में से नेट को माइनस करेंगे तो ही तो डेप्रिसिएशन आएगा। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है, परफेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अब यहां क्या दे रखा है, सेकंड ऑप्शन में क्या दे रखा है दोस्तों, सेकंड में दे रखा है नेट नेशनल प्रोडक्ट NNP में से अगर माइनस करें दोस्तों क्या, GNP, तो N में से G थोड़ी माइनस करेंगे, G में से N माइनस करेंगे। बात आई समझ में। तो मुझे लगता है आप आराम से समझ गए होगे कि यार क्या कहानी हुई। तो ऑप्शन नंबर ए इसका परफेक्ट क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। अगला है, किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा के मूल्य और कीमत स्तर के बीच संबंध होता है दोस्तों। तो यह याद रखना, हमेशा आपका इनवर्स रिलेशन होता है। कैसा, उल्टा रिलेशन होता है। क्या मतलब होता है दोस्तों इसका, यहां पूछने कहना क्या चाह रहा है बंदा ये कहना चाह रहा है दोस्तों, देखो जो प्राइस लेवल होता है ना दोस्तों, जो कीमत स्तर होता है, जो प्राइस लेवल होता है, वस्तुओं की जो कीमतों का लेवल होता है, वो हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है दोस्तों, किसके, वैल्यू ऑफ मनी के, किसके, वैल्यू ऑफ मनी के। अब उससे क्या कहना क्या चाहते हो, देखो मैं कहना क्या चाहता हूँ, छोटे से एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। पहले बताओ इस साइन का मतलब तो समझते हो ना, कि अगर ये चीज देखो, जैसे मैंने आपके सामने बोला ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बी के, तो उसको ऐसे लिखेंगे। इसका मतलब क्या होता है पता है क्या, कि अगर ए बढ़ेगा तो बी क्या घटेगा उसी अनुपात में, या अगर ए घटता है तो बी उसी अनुपात में क्या होगा, बढ़ेगा।
बढ़ेगा। ये इस साइन का मतलब ये होता है। लेकिन अगर मैंने ऐसे साइन बनाया होता तो इसका साइन का मतलब क्या होता? इसको बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, समानुपाती। ठीक है, इसका मतलब अगर ए बढ़ेगा तो बी भी उतना ही बढ़ेगा, ए अगर घटेगा तो बी भी उतना ही घटेगा। लेकिन अगर इस तरह आ जाए तो इसका मतलब क्या होता है, मैंने आपको बता दिया। तो मैंने तो ये वाला साइन बनाया ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो हमेशा याद रखना प्राइस लेवल और वैल्यू ऑफ मनी के बीच में कैसा रिलेशन होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ। प्राइस लेवल मतलब कीमतों का स्तर, और मनी, वैल्यू ऑफ मनी मतलब मुद्रा की क्रय शक्ति। अब क्या मतलब होता है इसका मैं बताता हूं आपको। देखो, माना मेरी जेब में अभी 100 रुपए हैं। बोलो कितने रुपए हैं? 100 रुपए। ठीक है, और मैं मार्केट में गया और मैंने बोला एक ये बिस्किट का पैकेट अभी कितने रुपए का है? तो उसने बोला भाई साहब ये बिस्किट का पैकेट अभी 4 रुपए का। बोलो कितने रुपए का है? 4 रुपए का है। तो अभी बताओ मैं कितने पैकेट खरीद के लेके आऊंगा? तो आप बोलो सर 25 पैकेट आप खरीद के उस बिस्किट के लेके आओगे। ठीक है, लेकिन पता चला इन्फ्लेशन, महंगाई के कारण कुछ समय बाद उसी बिस्किट की कीमत बढ़ गई, महंगाई में कीमतें बढ़ेगी। अब वो बिस्किट का पैकेट 4 रुपए का ना आकर कितने रुपए का आ रहा है? 5 रुपए का। तो आज बताओ मैं 1900 रुपयों में, रुपए आज भी मेरे जेब में अगर वही 100 ही हैं, तो बताओ 1900 रुपयों में मैं कितने बिस्किट का पैकेट खरीद के लेकर आऊंगा? तो आप बोलोगे सर आज आप खरीद के लेके आ सकते हो कितने? 20 पैकेट। तो अब आपको चीज समझ पा रहे हो क्या? रुपए दोस्तों पहले भी 100 थे, आज भी 100 हैं, लेकिन कीमतों के घटने बढ़ने से देखो यहां कीमत क्या होगी? बढ़ गई क्या? तो बताओ उन रुपयों की औकात में कमी आई कि नहीं आई? रुपए पहले भी 100 थे, आज भी 100 है, लेकिन पहले उन 100 की इतनी औकात थी कि 25 पैकेट आ जाते थे, लेकिन अब उन्हीं 100 में अब केवल 20 पैकेट ही आते हैं। तो यहां से कुछ पता चला आपको कि कीमतों के बढ़ने से क्या रुपयों की औकात में, वैल्यू ऑफ मनी में कमी आती कि नहीं आती? बस यही तो है। तो उल्टा रिलेशन हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन अगर वहीं घटती तो जैसे पहले पता चला बिस्किट का पैकेट 5 रुपए का एक आ रहा था, तो मैं 100 रुपए में कितने खरीद के लेके आ रहा था? 20। लेकिन अब कीमत घट गई, 4 रुपए हो गई, तो अब बताओ कितने पैकेट के लेके आया? 25। तो बताओ 1900 रुपए की औकात बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? तो कुल मिला के हमने क्या सीखा कि जब प्राइस लेवल, वस्तुओं की कीमतें क्या होती है? बढ़ती है, तो वैल्यू ऑफ मनी क्या होती है दोस्तों? घट जाती है। लेकिन अगर यही प्राइस लेवल, वस्तु की कीमतें कम होती है, तो वही पैसे की औकात, वैल्यू ऑफ मनी क्या होती है? बढ़ जाती है। ये रिलेशन पाया जाता है। तो इनवर्स रिलेशन होगा दोस्तों, उल्टा रिलेशन होगा। यही हमारे सवाल का क्या था? उत्तर था। तो मैं उम्मीद करता हूं ये भी क्वेश्चन आप अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगला हमसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग सीज आर एनक्लोज्ड? इनमें से कौन से समुद्र परिबद्ध हैं? पहले तो ये मतलब पता होना चाहिए, ये एनक्लोज्ड सी का क्या मतलब होता है, परिबद्ध समुद्रों का क्या मतलब होता है। देखो दोस्तों, वो जल राशियां, वो समुद्र जो पता चलता है कि चारों ओर से घिरे हुए हो, या फिर चारों ओर नहीं बोलो तो ज्यादातर हिस्सा अगर अपन बोलें कि वो पानी जिसमें अपन देखें कि ज्यादातर हिस्सा, जैसे ये पानी है, ठीक है, ये एक समुद्र है जिसमें अगर अपन देखें ज्यादातर हिस्सा, यहां भी पता चला क्या है बताओ दोस्तों? जमीन है। ठीक है, यहाँ भी क्या है दोस्तों? पता चला जमीन है, यहाँ भी जमीन है, यहाँ भी जमीन है। इधर वापस हो सकता है आगे थोड़ा और कोई पानी हो तो अलग बात है, बाकी यहाँ जमीन है। तो वो समुद्र जिसका चारों तरफ या ज्यादातर हिस्सा जमीन से घिरा हुआ हो, उसको बोलते हैं एनक्लोज्ड सी, या फिर बोलते हैं आपके समुद्र परिबद्ध। तो अब हमसे पूछा है, क्या पूछा है दोस्तों? हमसे ये पूछा है कि बताओ जो ऑप्शन दे रखे हैं उनमें से कौन कौन से दोस्तों ऐसे एनक्लोज्ड सी है, परिबद्ध समुद्र के अंदर आते हैं। तो अंडमान समुद्र, लेना देना ही नहीं बेचारा, अंडमान समुद्र तो चारों तरफ पानी पानी है, और भी तो चारों तरफ से जमीन से घिरा हुआ है नहीं। हाँ, अराल सागर और दोस्तों जो अजोव सागर है दोस्तों आपका, है ना, अजोव का समुद्र है दोस्तों, सी ऑफ अजोव और अराल सी है। ये दोनों के दोनों दोस्तों क्या है? ऑलमोस्ट चारों तरफ जमीन से घिरे हुए। बेरिंग से भी जमीन से कोई घिरा हुआ नहीं है, चारों तरफ से तो नहीं बोल सकते। ठीक है, बेरिंग तो जल संधि है खुद, अगर अपन देखें तो ये तो चारों तरफ जल से घिरा हुआ है ही नहीं। तो फिर कौन है? अजोव सागर और दोस्तों आपके कौन से? अराल समुद्र। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? 2 और 3। अब कोई और अगर अच्छे से देखना चाहे तो मैं आपको बता देता हूँ, ये आपको मिलेंगे कहाँ पर अगर आपको देखना है। जो अगर आप वर्ल्ड का मैप देखोगे तो दोस्तों अजोव का जो समुद्र है, सी ऑफ अजोव है, ये आप देखोगे, मैप देखोगे ना, तो वर्ल्ड मैप में आप रशिया देखना है, रूस तो मिल जाएगा ना आपको, बड़ा सा देश है ऊपर की तरफ, चाइना के ऊपर, इधर मिडिल एशिया के ऊपर की तरफ रशिया देश है, रशिया, और इधर की तरफ आगे आपको मिलेगा यूक्रेन। वैसे भी इनके बीच में विवाद है तो आप जानते ही हो, रशिया और यूक्रेन। इन दोनों के बीच में दोस्तों इन दोनों के बीच में आपको समुद्र के रूप में मिलेगा, जो कि चारों तरफ घिरा हुआ किससे? यूक्रेन और रशिया के बीच में। ठीक है, ये जो समुद्र है इसी का नाम है दोस्तों सी ऑफ अजोव। ठीक है, और जो अराल सागर है दोस्तों, ये आपको कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान बॉर्डर पर मिलेगा, उन दोनों देशों के बीच में। किसके बीच में? अराल सागर किसके बीच में मिलेगा आपको? जो कजाकिस्तान है, दुनिया का 9वां सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल के हिसाब से, कजाकिस्तान। ठीक है, और आपका जो उज्बेकिस्तान है, ठीक है, उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के बीच में आपको दोस्तों मिलेगा आपका अराल सागर। तो ये मैंने आपको बता दिया कौन कौन सा इसका उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर 2 एंड 3। भारत के पश्चिमी तट में भारी वर्षा लेकिन दक्षिणी पठार में बहुत कम वर्षा होती है, ऐसा क्यों? देखो दोस्तों, दो वर्ड होते हैं दोस्तों आपके, क्या 2 वर्ड होते हैं? एक तो होता है विंडवार्ड, एक होता है लीवार्ड।
देखो देखो दोस्तों, एक तो क्या होता है लीवार्ड, एक ज्योग्राफी में वर्ड होता है विंडवार्ड। ठीक है, अब आप जरा समझना क्या क्या कहानी नहीं है। देखो दोस्तों, आप समझो जरा, अगर आप इंडिया का मैप देखोगे, ये इंडिया का नीचे से ऐसा मैप है, उसमें आप देखोगे दोस्तों, यहां पर पश्चिमी घाट के पर्वत है। ये मैं थोड़ा उसको और गहरा करके दिखाऊं, अगर ब्लैक कलर से दिख जाए आपको, तो यहां पश्चिमी घाट के दोस्तों क्या है, पर्वत है। ठीक है, अब क्या होता है दोस्तों अब क्या होता है, जो समुद्री हवाएं हैं ये अरब सागर से यहां से जो बनती है तो इधर की तरफ जाती है पश्चिमी घाट में, और ये समुद्री जितनी भी हवाएं हैं जिसमें इन हवाओं में पानी की मात्रा भी है, वो जाके टकरा देती है किससे, इन पश्चिमी घाट के पहाड़ों से, और जैसे ही टकराती है तो ज़्यादातर यही क्या होती है दोस्तों, बरस जाती है। तो हवाओं के जस्ट सामने अगर कोई चीज आ जाए, ऊंचे ऊंचे पर्वत, तो हवा उनसे टकरा कर क्या होगी दोस्तों, पानी वाली हवा, ऐसी हवा जिनमें पानी की मात्रा है, तो वो उनसे टकरा कर क्या होगी दोस्तों, बरस जाएगी। तो बताओ इस वाले हिस्से में जो ये पीछे वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा है दोस्तों, इस वाले हिस्से में क्या पानी, बरसात कम होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल कम होगी, क्योंकि ज्यादातर हवा इनसे टकरा कर यहीं क्या होंगी, बरस जाएंगी। तो वो हिस्सा जो हवाओं से सामने सबसे पहले टकराता है, जिनसे हवाएं टकरा कर बरसती हैं, उस हिस्से को तो बोलते हैं दोस्तों विंडवार्ड। क्या बोलते हैं, उस हिस्से को तो दोस्तों बोलते हैं आपके विंडवार्ड। और पीछे जो हिस्सा जहां पर हवाएं नहीं पहुंच पा रही सीधे सीधे, उसको बोलते हैं लीवार्ड। तो अब एक बात बताओ, हमसे पूछा है क्या कि इस पश्चिमी तट पर यहां तो बारिश हो जाती है, लेकिन पीछे इस दक्षिणी पठार के अंदर यहां बारिश नहीं हो रही, इसका रीजन क्या है? तो रीजन ये है कि ये जो दक्षिणी पठार है ना, इन हवाओं के क्या है, विंडवार्ड है कि लीवार्ड है? लीवार्ड है, पीछे की तरफ है, विंडवार्ड नहीं। विंडवार्ड कौन है? इन हवाओं के विंडवार्ड मतलब विंड की तरफ कौन है दोस्तों? तो वो है पश्चिमी घाट के पर्वत, इसलिए यहीं पर बारिश हो जाती है आपके। तो उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, जो दक्षिण पठार वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा है, ये पश्चिमी घाट इन पर्वतों से पीछे की तरफ, मतलब क्या है दोस्तों, लीवार्ड की तरफ क्या है दोस्तों, स्थित है। तो इस कारण से दोस्तों इस वाले हिस्से में बारिश क्या होती है, कम होती है। ठीक है, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, द डेक्कन प्लेटू इज सिचुएटेड ऑन द लीवार्ड साइड ऑफ द वेस्टर्न घाट। ऑप्शन नंबर ए इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, महात्मा गांधी से संबंधित दोस्तों अहिंसा और सविनयवज्ञा के सिद्धांत हमें किन की बुक्स वगैरह से देखने को मिलते हैं? उन्होंने किससे लिए थे दोस्तों? तो ये उन्होंने लिए थे रस्किन, टॉल्स्टॉय, थोरू, इन सब की बुक से दोस्तों ये इन्होंने कॉन्सेप्ट आपके लिए हैं। पानी का पृष्ठ तनाव अगर अपन देखें दोस्तों, है ना, सरफेस टेंशन, ऑब्वियसली बात है, तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन अपन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं दोस्तों, है ना। उसमें जैसे डिटर्जेंट डालते हैं तो पृष्ठ तनाव, ऑब्वियसली बात है क्या होगा दोस्तों, आपका पृष्ठ सरफेस जो टेंशन है दोस्तों वो क्या होती है आपकी, डिक्रीज हो जाएगी। तो बेसिक सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट अगला देखो, पानी की एक बाल्टी को केवल एक हाथ में ले जाने के बजाय दो बाल्टियों को अलग अलग दोनों हाथों में ले जाना आसान होता है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, एक तो एक हाथ में बाल्टी, बड़ी सी बाल्टी में ले जाऊं, और एक उसको दो बाल्टियों में अलग अलग करके पानी ले जाऊं, तो ज़्यादा आसान क्या है, दो बाल्टियों में। क्यों? क्योंकि तब सेंटर ऑफ ग्रेविटी एकदम क्या आ जाएगी, बीच में आ जाएगी, और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, तो इतना ज़्यादा भार अपने को महसूस नहीं होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंटर ऑफ इक्विलिब्रियम फॉल विद इन द फीट। ऑप्शन नंबर सी इसका परफेक्ट उत्तर हो जाएगा। पनडुब्बियां पानी में चलती है, उनके इंजनों में इनमें से कौन सा ईंधन प्रयोग किया जाता है? तो ज्यादातर दोस्तों न्यूक्लियर फ्यूल या डीजल वगैरह होते हैं। सबमरीन समझते हो ना, पानी के अंदर डूब कर चलने वाली जो होती है आपकी पनडुब्बियां, उसको बोलते हैं। तो उसमें ज्यादातर न्यूक्लियर फ्यूल या डीजल के फ्यूल के इंजन होते हैं उनके। पक्षी और चमगादड़ अच्छा उड़ते हैं, बढ़िया बात है। चमगादड़ पक्षी से भिन्न है, कैसे भाई? उड़ता तो चमगादड़ भी है, पक्षी भी है, लेकिन चमगादड़ कभी भी पक्षियों की कैटेगरी में, एवीज में नहीं आता है। चमगादड़ मैमल्स में रखा जाता है, स्तनधारी जीव में। ऐसा क्यों? आना तो भाई चमगादड़ भी उड़ता है तो पक्षियों की कैटेगरी में आना चाहिए ना, लेकिन नहीं। क्यों? क्योंकि दोस्तों एक्चुअल में मैमल्स की एक विशेषता होती है। क्या विशेषता होती है दोस्तों? हमारे शरीर के अंदर एक चीज पाई जाती है, जिसको अपन बोलते हैं डायफ्राम। क्या बोलते हैं दोस्तों? जिसको अपन बोलते हैं डायफ्राम। डायफ्राम दोस्तों मांसपेशियों का गुच्छा होता है, जो बॉडी को दो हिस्सों में क्या करता है, बांटता है। जैसे हमारे जो लंग्स है दोस्तों, लंग्स के जस्ट नीचे की तरफ मांसपेशियों का पूरा गुच्छा है, जो पूरी बॉडी को दो हिस्सों में क्या करता है दोस्तों, बांटता है। उसको क्या बोलते हैं? डायफ्राम। और पक्षियों में ऐसा डायफ्राम नहीं होता है, लेकिन चमगादड़ में दोस्तों, बैट में आपको डायफ्राम देखने को मिलेगा। डायफ्राम देखने को मिलेगा। डायफ्राम के वजह से ही दोस्तों आपको पता है चमगादड़ पक्षियों की कैटेगरी में नहीं आता, मैमल्स स्तनधारी जीवों की कैटेगरी में आता है। बाकी उड़ता तो चमगादड़ भी है, तो पक्षी होना चाहिए ना, लेकिन नहीं, पक्षी नहीं। तो क्यों? क्योंकि पक्षियों में कभी डायफ्राम नहीं होता है, जबकि चमगादड़ के अंदर डायफ्राम होता है। यही बस इस कारण से ही हम चमगादड़ को पक्षियों की कैटेगरी में नहीं रखते हैं। तो मध्य पट में डायफ्राम के कारण दोस्तों ये पक्षियों की कैटेगरी में, डायफ्राम के कारण पक्षियों की कैटेगरी में नहीं आ पाया। प्रकाश संश्लेषण की उल्टी प्रक्रिया क्या होती है? वैसे दोस्तों याद रखना, आपने पढ़ा होगा, फोटोसिंथेसिस का जस्ट उल्टा होता है रेस्पिरेशन। क्या होता है दोस्तों? रेस्पिरेशन। पर रेस्पिरेशन यहाँ ऑप्शन में तो दे नहीं रखा, चार ऑप्शन अगर आप देखते हो तो फिर उल्टा अगर आप देखो तो डाइजेशन ऑफ स्टार्च नहीं, वो तो फोटोसिंथेसिस में आ जाएगा। मेल्टिंग ऑफ आयरन में नहीं, राइपनिंग पकना फ्रूट में नहीं, ये बर्निंग ऑफ फिर वुड है। ऑप्शन के हिसाब से मजबूरी में अपने को बर्निंग ऑफ वुड करना पड़ रहा है, लकड़ी का जलना, क्योंकि लकड़ी के जलने में क्या हो रहा है दोस्तों, ऑक्सीजन आपकी क्या कहते हैं,
यूज़ की जा रही है दोस्तों, ठीक है। और फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन क्या हो रही है दोस्तों, आपकी उसमें प्रोड्यूस हो रही है एक तरीके से, अगर अपन देखें तो उसमें। तो जो ऑप्शन दे रखा है उसके हिसाब से मजबूरी अपने को करना पड़ रहा है बर्निंग ऑफ वुड। बाकी बेस्ट आंसर अगर ऑप्शन में होता है रेस्पिरेशन तो सबसे बेस्ट है। फोटोसिंथेसिस का जस्ट उल्टा होता है दोस्तों, आपका क्या होता है, रेस्पिरेशन होता है। क्या होता है, फोटोसिंथेसिस का जस्ट उल्टा होता है आपका रेस्पिरेशन। क्लियर है, क्यों बोला? अब मजबूरी में अपने को बर्निंग ऑफ वुड क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में आपका क्या हो रहा है दोस्तों, फोटोसिंथेसिस में क्या हो रहा है दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है और प्रोड्यूस होती है क्या, ऑक्सीजन। जबकि बर्निंग ऑफ वुड, लकड़ी के जलने में क्या, जलने में क्या यूज क्या ली जाएगी, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की सहायता से कोई चीज जलेगी, तो ऑक्सीजन यहां पर यूज की जा रही है, फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन प्रोड्यूस की जा रही है, तो इस हिसाब से उल्टा हो गया आपका, लकड़ी का जलना इसके उल्टी प्रक्रिया हो जाएगी। तारे पूर्व से पश्चिम किस कारण ज्यादा दिखते हैं, तो पूर्व से पश्चिम इसलिए दिखते हैं ज्यादा दोस्तों, क्योंकि जो पृथ्वी जस्ट उल्टा पश्चिम से पूर्व की ओर क्या होती है दोस्तों, घूमती है। हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर दोस्तों क्या है, घूमती है, इसलिए पूर्व की तरफ घूमती है ना, इसलिए सूर्योदय पूर्व की तरफ, पूर्व में ही सूर्योदय होता है आपका, तो पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है। चंद्रमा पर क्या नहीं होने के कारण वहां किसी प्रकार का जीवन नहीं है, सबसे बेसिक दोस्तों क्या है, जल नहीं होने के कारण दोस्तों वहां पर जीवन नहीं है, वाटर नहीं होने के कारण। इनमें से कौन सा विषय दोस्तों केंद्रीय सूची में नहीं है, ये तो आप जानते हो ना दोस्तों, हम संविधान की जब 7वीं अनुसूची पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, संविधान की जब 7वीं अनुसूची पढ़ते हैं, 7th शेड्यूल पढ़ते हैं दोस्तों, तो उसमें क्या है, उसमें केंद्र राज्य संबंध है कि किन किन टॉपिक्स पर केंद्र मतलब पार्लियामेंट कानून बनाएगी, किन किन पर राज्य मतलब राज्य की विधानसभा विधानमंडल कानून बनाएगी, और किन पर दोनों बना सकते हैं। तो इस हिसाब से शासन करने के टॉपिक्स को कितने हिस्सों में बांटा है दोस्तों, 3 हिस्सों में। एक तो होता है दोस्तों संघ सूची, क्या होता है, एक तो होता है संघ सूची, इंग्लिश में बोले तो यूनियन लिस्ट, एक होता है दोस्तों आपका राज्य सूची, बोले तो स्टेट लिस्ट, कौन सा लिस्ट, एक होती है आपकी स्टेट लिस्ट, ठीक है, और एक होती है समवर्ती सूची, बोले तो कॉन्करेंट लिस्ट। ये तो नाम से पता चल रहा है, संघ सूची पर पार्लियामेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, राज्य सूची पर स्टेट गवर्नमेंट, और समवर्ती सूची पर दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन अगर विवाद हो गया तो कानून फिर पार्लियामेंट बोले तो सेंट्रल गवर्नमेंट का मान्य होगा। और वैसे आपको बता दूं एग्जैक्ट डेटा, संघ सूची में कितने टॉपिक्स हैं, लगभग 100, और इसमें राज्य सूची में कितने टॉपिक्स हैं, 61, और समवर्ती सूची में कितने टॉपिक्स हैं आपके, लगभग 52 टॉपिक्स है दोस्तों। अब याद रखना, हमसे पूछा है कि इनमें से कौन सा है जो केंद्रीय सूची मतलब यूनियन लिस्ट में, संघ सूची में नहीं है, तो मैं आपको बता दूं जनगणना काम सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब सेंट्रल यूनियन लिस्ट में आता है, बैंकिंग भी यूनियन लिस्ट का ही टॉपिक है, विदेशों से ऋण लेना, विदेशों का तो कोई भी मामला यूनियन लिस्ट में ही आएगा। मजदूर संगठन है दोस्तों, इस पर क्या होंगे कानून वगैरह क्या बनेंगे, ये राज्य सूची में नहीं, ये समवर्ती सूची में आता है, कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। तो हमसे यही पूछा था यूनियन लिस्ट में कौन सा नहीं है, तो आपका ट्रेड यूनियन नहीं है, तो फिर ये किस में आता है आपका, ये आता है कॉन्करेंट लिस्ट, बोले तो किसके अंदर दोस्तों, समवर्ती सूची का आपका विषय है, ये याद रखना आपको। भारत की जलवायु कैसी है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं दोस्तों, कैसी है, मानसूनी। भारत की जलवायु कैसी है, मानसून पर पूरा डिपेंड है सारा खेल। अगला कुछ आयोगों के नाम दे रखे हैं, हमको उसमें रिलेट करना है कौन किससे मिलता है। दर नहीं, ये धर आयोग है, धर आयोग का संबंध किससे था, जब भाषा के आधार पर भारत में कौन कौन से नए राज्य बनने चाहिए उससे रिलेटेड एक आयोग बनाया गया था, तो इसका संबंध है भाषाई राज्य की मांग। काका कालेलकर आयोग का संबंध किससे दोस्तों, तो पिछड़े वर्ग से रिलेटेड है आपका काका कालेलकर आयोग, ठीक है। तो पहले तो बस यही देख लो सीधा, ए का क्या हो जाएगा 3rd और बी का क्या हो जाएगा 4, 3, 4, ऑप्शन ए सीधा ही आ गया, और कुछ देखने की जरूरत नहीं। ठक्कर आयोग देख लिया अपना, इंदिरा गांधी की हत्या से रिलेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट अगला, किस नगर को इलेक्ट्रॉनिक सिटी भी कहा जाता है, सीधी सी बात है बेंगलुरु को दोस्तों, चाहे सिलिकॉन वैली बोलो चाहे आपका इलेक्ट्रॉनिक सिटी बोलो, बेंगलुरु ही आएगा आपका उत्तर। शिक्षा किसके अंदर आता है, सेम वही इस बार, शिक्षा भी किसके अंदर है, समवर्ती सूची के अंदर आता है, कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर आता है, एजुकेशन हमेशा याद रखना। इनमें से कौन सा पहला भारत का नेशनल पार्क था, तो हम सब बचपन से पढ़ते आ रहे हैं दोस्तों, भारत का पहला जो नेशनल पार्क था वो कौन सा है आपका, वो है आपका जिम नेशनल पार्क है ना, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का पहला नेशनल पार्क था, 1936 में दोस्तों स्थापित किया गया था। हालांकि स्थापना के समय इसका नाम था हेली नेशनल पार्क, लेकिन बाद में 1955 में इसका नाम चेंज करके और रख दिया जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। है कहाँ पे ये आपके उत्तराखंड के अंदर पड़ता है। कहाँ पड़ता है, ये आपके उत्तराखंड के अंदर पड़ता है, ठीक है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का पहला नेशनल पार्क था, स्थापना 1936 में भी, स्थापना के समय इसका नाम हेली नेशनल पार्क था, लेकिन 1955 तक हेली रहा और 1955 में फिर इसका नाम पड़ गया आपका क्या, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना कब शुरू की गई थी दोस्तों, तो ये थी आपकी 1 दिसंबर 1997, आप तो ये याद रखना 1997 में।
अगला हमसे पूछा है मानव शरीर से रिलेटेड स्टेटमेंट दिए हुए, हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही और कौन सा गलत है। ठीक है, अब अगर अपने से इसमें पूछे दोस्तों, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द ओपनिंग ऑफ स्टमक इनटू इंटेस्टाइन इज कॉल्ड सीकम। स्पेलिंग गलत है, सीकम, ये गलत है दोस्तों। एक्चुअल में क्या होता है दोस्तों, जैसे ये हमारी ऊपर से आती खाद्य नली, उसके नीचे ये है हमारा क्या, ये है हमारा स्टमक, फिर यहाँ से शुरू होती है आपकी क्या, छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन, और वो ऐसे करते 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 घूमते 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 लास्ट में जहाँ पर छोटी आंत क्या होती है, खत्म होती है, एक पाउच बनता है, और यहाँ से शुरू होती है आपकी क्या, बड़ी आंत। तो दोस्तों जहाँ पर ये वाला जो इलाका होता है दोस्तों, जहाँ पर हमारा स्टमक खत्म होता है, छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू होती है, इसको तो बोलते हैं पाइलोरस। क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको बोलते हैं पाइलोरस। और जहाँ पर दोस्तों छोटी आंत खत्म होकर बड़ी आंत शुरू होती है, इसको बोलते हैं सिक्कम। क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको बोलते हैं सिक्कम। ठीक है, तो इन्होंने क्या दे रखा है, द ओपनिंग स्टमक इनटू इंटेस्टाइन इज कॉल्ड सिक्कम, नहीं यह पाइलोरस होगा। द जंक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन, जहां पर स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन मिलते हैं उसको पाइलोरस बोलते हैं, नहीं उसको सिक्कम बोलते हैं। मतलब उल्टा दे दिया इन्होंने, फर्स्ट और सेकंड में टर्म जो है वो उल्टी दे दी है, तो फर्स्ट भी स्टेटमेंट गलत है और सेकंड भी गलत है। तीसरा, कोलोन इज मच ब्रॉडर देन इलियम, बिल्कुल सही है। इलियम क्या होता है, छोटी आंत का सबसे आखिरी हिस्सा होता है ना ये, और कोलोन जनरली बोलते हैं बड़ी आंत को, तो ऑब्वियस बात है बड़ी आंत, तो ऑब्वियस बात है इससे क्या होगी, ज़्यादा चौड़ी और बड़ी होती है। तो थर्ड स्टेटमेंट ही दोस्तों क्या आपका केवल सही है, तो ओनली थर्ड इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, उत्तर हो जाएगा। फर्स्ट और सेकंड आपके क्या हैं दोस्तों, आपके गलत है। ओनली थर्ड स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दुनिया का पहला उच्च ऊंचाई वाला पैरा स्पोर्ट सेंटर कहां पर स्थापित किया गया, तो दोस्तों ये किया गया आपके लेह के अंदर, लेह लद्दाख में, लेह। अगला, हाल ही में किस देश ने दोस्तों भारत से सतह से हवा में मार करने वाली ना मिसाइल प्रणाली खरीदी है दोस्तों, तो ये फैक्ट है, करंट का क्वेश्चन है, अर्मीनिया ने खरीदी है दोस्तों। 2024 वर्ल्ड मत्स्य पालन दिवस पर किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य का पुरस्कार मिला दोस्तों, इस बार मिला है केरला को, केरला को मिला है। पहले शायद उड़ीसा वगैरह था, लेकिन अब केरला हो गया। उड़ीसा के कितने तटीय गांवों को यूनेस्को ने अंतर सरकारी समुद्र विज्ञान आयोग द्वारा है ना सुनामी तैयार के रूप में मान्यता दी है दोस्तों। ठीक है, सुनामी से रेडी से पहले से ही दोस्तों उन्होंने अपने इस तरीके से इंतजाम वगैरह कर रखे, उस हिसाब से उन्होंने अपने आप को डेवलप किया है। उसके लिए दोस्तों उनको कितने गांवों को दोस्तों ये मान्यता दी गई है, अगर आपसे पूछा जाए, ये भी करंट का ही क्वेश्चन दोस्तों, अभी हाल ही में पूछा गया है कुछ एग्जाम में भी, तो इसमें 24 गांव है। आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों, अभी हाल ही में नवंबर 2024 में दोस्तों वो जो आपके मैग्नस कार्लसन है दोस्तों, जीएम ग्रैंड मास्टर चेस के दोस्तों, उन्होंने अभी किसको हराकर दोस्तों रैपिड ग्राउंड के साथ 2024 के टाटा स्टील शतरंज इंडिया ओपन बिल्ड्स को के खिताब को जीता है। तो इन्होंने हराया दोस्तों भारत के अर्जुन एरिगेस को। इसमें हम कुछ एक्सप्लेन करने वाला है नहीं, छोटे छोटे फैक्ट है, तो मैंने सीधे सीधे आपको बता दिए। तो इसी के साथ सारे क्वेश्चन अपन ने कंप्लीट कर दिए। जहाँ समझाने वाली बात थी मैंने डिटेल से आपको सब कुछ अच्छे से समझाया, और मैं उम्मीद भी करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया भी होगा। फ्यूचर में इस टाइप के क्वेश्चन आए तो आपके गलत होने नहीं चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट आने वाले किसी मॉक टेस्ट के सॉल्यूशन में, तब तक के लिए थैंक यू, और आप अच्छे से पढ़ते रहिए।